A very good morning, everyone. As we have already discussed in the previous videos about the formation and promotion of the company. Now, in this video, I will be telling you about the incorporation or registration of a company. So, let's start with this topic. टॉपिक है आपका इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी बेसिकली सेकंड स्टेज होती है किसी भी कंपनी फॉर्मेशन की। कंपनी फॉर्मेशन की जब मैंने स्टेजेस बताई थी आपको पिछले टॉपिक्स में, तो 4 स्टेजेस होती हैं किसी भी कंपनी को जब हम फॉर्म करते हैं। पहली स्टेज होती है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बता दिया कि प्रमोशनल वर्क किया जाता है फॉर प्रमोटिंग द कंपनी, और वो कौन करता है? प्रमोटर करता है। तो हमने काफी डिटेल उसके बारे में पढ़ी है। सेकेंड स्टेज आती है आपकी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, यानी जो अब हम टॉपिक करने वाले हैं। तो इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी बेसिकली होती क्या है? फॉर एग्जांपल, जब भी आप कोई शॉप ओपन करते हो मार्केट में, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसके लिए एक तरीके से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी है। कोई भी कॉर्पोरेट फर्म होगी तो सबसे पहले वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगी। रजिस्टर कराने के बाद ही वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है उस पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर प्राइवेट कंपनी की हम बात करें, तो प्राइवेट कंपनी को सिर्फ 2 स्टेजेस ही पूरी करनी पड़ती है वाइल फॉर्मिंग अ कंपनी। वो है पहली प्रमोशन, और दूसरी है हमारी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जब उसको इशू हो जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तो वो अपना काम स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के बाद आप काम नहीं स्टार्ट कर सकते। उसके बाद आपको कैपिटल अरेंज करनी पड़ेगी। कैपिटल अरेंज करने के बाद जब तक आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं दे देते रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तब तक आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, तब तक आप एक तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकते इन द कंपनी ऑफ दैट पर्टिकुलर विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया। क्लियर? तो इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी जरूरी है दोनों कंपनीज के लिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है इस सर्टिफिकेट को इशू होने के बाद। क्लियर? तो इनकॉर्पोरेशन बेसिकली अभी मैंने बताया कि सेकंड स्टेज है किसी भी कंपनी फॉर्मेशन की। और यहाँ पर क्या होता है? एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। मतलब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को एक एप्लीकेशन देगी, वेरियस डॉक्यूमेंट्स देगी कि हमारी कंपनी जो है वो फॉर्म होना चाहती है, ये इसका लीगल पर्पस है। ठीक है, तो सब कुछ वो क्लियर आउट करेगी, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगी। उसके बाद अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज फुली सेटिस्फाइड है विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, तो अब आपको क्या कर देंगे? उस कंपनी को क्या कर देंगे? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देंगे। क्लियर है? लेकिन इसके लिए एक रिक्वायर्ड फी भी पे की जाती है। मतलब अगर आपको रजिस्टर्ड कराना है इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर फी पे करनी पड़ेगी। फी पे करने के बाद, ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको रजिस्ट्रार इशू कर देंगे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? अगर हम ये चीज भी कहें कि जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी कंपनी के पास, वो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो एक तरीके से आपकी एग्जिस्टेंस को शो करते हैं कि आप एग्जिस्टेंस में हैं और आप काम कर सकते हैं। वो आपका राइट जो है काम करने का, वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही ग्रांट कर सकता है बेसिकली। क्लियर है? तो किसी भी कंपनी को अगर हमें कहना है कि वो एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में हम तभी बोल सकेंगे उस कंपनी को अगर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर? सभी प्रमोशनल वर्क करने के बाद और बिफोर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड, हमें कुछ प्रिपरेटरी स्टेप्स करने होते हैं। मतलब अगर हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे एक तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उससे पहले हम कुछ है हम सॉरी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा, खुद ही एक तरीके से अटैच करना होगा एक एप्लीकेशन के साथ, और सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं। तो पहला स्टेप्स है कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज हमें परफॉर्म करनी है। कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के पहले हमें कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होगी, और वो एक्टिविटीज क्या है? सबसे पहली एक्टिविटी है टू डिसाइड वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी लोकेटेड। यहाँ पर प्रमोटर सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि किस किस स्टेट में हमारे जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स होंगे वो लोकेटेड होंगे। क्योंकि ये जरूरी है कि हमें एक पर्टिकुलर स्टेट को चूज करना है या पर्टिकुलर एरिया को चूज करना है, क्योंकि कंपनी जो है रजिस्टर्ड होगी विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज ऑफ दैट स्टेट वेयर इट हैज इट्स हेड ऑफिस। मतलब जहां हमारा हेड ऑफिस होगा, वही उसी स्टेट में, यहाँ उसी स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हम एक तरीके से क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है इसमें टू डिसाइड द नेम ऑफ द कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी में बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं।
नेम देने से पहले ये जरूरी है कि हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ये असरटेन कर लेना चाहिए कि क्या जो हम नाम सुझाना चाहते हैं वो अवेलेबल भी है या नहीं है, क्या वो नेम एक्सेप्टेबल है बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है। दूसरी चीज, जो वर्ड है लिमिटेड वो यूज होगा एट द एंड ऑफ कंपनी नेम इन केस द कंपनी इज पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट लिमिटेड अटैच होगा विद द नेम ऑफ द कंपनी इन केस द कंपनी इज प्राइवेट लिमिटेड, इन केस ऑफ कंपनी इज सॉरी प्राइवेट कंपनी। क्लियर है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप कंपनी को एक तरीके से रजिस्ट्रार को नेम अपना दोगे, कंपनी का क्या प्रपोज नेम होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ कंपनी नेम प्रमोटर को एक एप्लीकेशन देनी होगी थ्रू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। किसको देगा? कंपनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि 3 नाम वो एक तरीके से चूज करे अपनी कंपनी के लिए, सो दैट वन ऑफ देम कैन बी डिसाइडेड। ठीक है। मतलब 3 नाम आपको देने ही देने हैं फॉर द अप्रूवल। ठीक है। उनमें से कोई एक नाम आपकी कंपनी का रखा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है टू मेक अपॉइंटमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट किसकी? अंडरराइटर्स की, ब्रोकर्स की, बैंकर्स की, सॉलिसिटर्स की, ऑडिटर की एंड द सिग्नेटरीज ऑन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। मतलब इन पर्सन्स की आपको अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ टू गेट द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी जो ये आप अपॉइंटमेंट्स कर रहे हो इनके सारों की लिस्ट होगी, लिस्ट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, मतलब जितने भी आपने काम किए हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रमोशनल वर्क जितना भी किया है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रॉपर्टी परचेज किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एक तरीके से क्या करोगे, इकट्ठा करोगे और साथ ही साथ उनको प्रिंट भी करवा लोगे। क्लियर है। लास्ट पॉइंट में हम ये कहना चाह रहे हैं कि टू सेंड द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार, मतलब ये आफ्टर कंप्लीटिंग द अबव मेंशन, जो भी हमने 4 पॉइंट्स में ऊपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात की है या रजिस्टर्ड हेड ऑफिस के बारे में बात की है या अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात की है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद प्रमोटर क्या करता है, एप्लीकेशन देता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ दैट स्टेट इन विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो एक तरीके से एक एप्लीकेशन सेंड करेगा इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, मतलब जो रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है उसका एक डॉक्यूमेंट अटैच होगा, कंपनी का नेम क्या है उसका एक डॉक्यूमेंट अटैच होगा, सभी अपॉइंटमेंट्स और उनकी सबकी जो एक तरीके से लिस्ट है कौन कौन अपॉइंट हुआ है, ठीक है, उनकी फुल एड्रेस उनका होगा उसमें, तो वो सारे एक तरीके से क्या होंगे यहाँ पर अटैच होंगे विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और वो एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिए जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो आता है आपका वो ये है कि ये कुछ प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल होंगे, मतलब एक तरीके से हमें पूरे करने पड़ेंगे जो एप्लीकेशन के साथ अटैच होके जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये एक इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट है जिसमें बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फॉर विच द कंपनी इज एस्टैब्लिश्ड एंड साथ ही साथ ये डिफाइन करता है कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ द कंपनी। ठीक है, कि कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की एक्टिविटीज क्या है बेसिकली, ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। एंड वन थिंग मोर, इसमें आपके जो भी बेसिकली मेंबर्स हैं उनके राइट्स, प्रिविलेजेस और पावर्स होती है, मतलब कंपनी की और उसके मेंबर्स की पावर्स, राइट्स क्या होंगी, प्रिविलेजेस क्या होंगी, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन होते हैं। क्लियर। And second one is article of association. Article of association basically rules define करता है that will govern the activities of the companies. जो memorandum में हमने objective set किए हैं, जो activities define की हैं, उनके लिए कुछ rules and regulations किसमें होती हैं? Article of association में लिखी जाती हैं। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपरली स्टैम्प्ड होगा, ड्यूली साइन होगा बाय द सिग्नेटरीज ऑफ द मेमोरेंडम एंड विटनेस्ड आल्सो। ठीक है, विटनेस वो जिसके सामने जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो सिग्नेटरीज होते हैं वो साइन करते हैं, तो उसका भी यहाँ पर सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। क्लियर। थर्ड डॉक्यूमेंट्स जो अटैच होगा या इंफॉर्मेशन जो अटैच होगी विद द एप्लीकेशन जो हम रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे वो है इंफॉर्मेशन अबाउट द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो एड्रेस है, जो लोकेशन है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की, वो कम्युनिकेट की जाएगी टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, और ये इंफॉर्मेशन 30 डेज की विद इन देनी चाहिए। विद इन 30 डेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी ये इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को पहुंचा देनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक लिस्ट
परफॉर्म होगी, सभी डायरेक्टर्स के नेम उसमें होंगे, मतलब पूरी एक तरीके से पूरा उन डायरेक्टर्स के बारे में, जो भी डायरेक्टर्स मेंबर्स बने हैं कंपनी के, उनका सभी का लिस्ट पूरी होगी, पूरी विद देयर नेम्स, फैमिली नेम, एड्रेस, सारी वो लिस्ट प्रिपेयर होगी। और साथ ही साथ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, फैमिली नेम, सर नेम, एड्रेस कंप्लीट, वो सारी डिटेल्स में लिखी होगी। ठीक है, तो एक लिस्ट डायरेक्टर्स की प्रिपेयर होगी विद द ऑल डिटेल्स ऑफ द डिफरेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स। अब लिस्ट तो हमने प्रिपेयर कर ली, बट उनकी रिटन कंसेंट भी होनी चाहिए दैट दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। एक डिक्लेरेशन दी जाती है बाय द एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और जो भी पार्टीज एंगेज है, जो भी मेंबर्स एंगेज है इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कि जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ही किए हैं। ठीक है, मतलब जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी वो एज पर द प्रोविजन ही हुई है। ठीक है, लास्ट इसमें पॉइंट आता है पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। एक प्रिस्क्राइब्ड फी भी पे करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। ठीक है, एंड वन थिंग मोर इज, अगर सभी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अटैच हैं, फीस भी ऑलरेडी पे है और आपके रजिस्ट्रार एक तरीके से फुली सेटिस्फाइड है आफ्टर द स्क्रूटिनाइजिंग ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रार है वो आपका नेम, कंपनी का नेम एंटर कर देगा रजिस्टर ऑफ द कंपनीज में, जो भी उसके द्वारा मेंटेन की गई हैं, और आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें उसके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, मतलब जो रूल्स रेगुलेशन है वो किसके हैं, सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के, मतलब जो भी इशुएंस होती है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की, तो वो सारे प्रोविजन फॉलो करेगा जो भी सेक्शन 9 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे होंगे। ठीक है, एंड वन थिंग मोर, अगर वो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी है तो उसके नेम के आगे एक तरीके से, अगर प्राइवेट कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखा होगा उसके नाम के आगे। ठीक है, मतलब ये टेस्टिफाई करेगा कि वो कंपनी जो है काम करने के लायक है, वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकती है। क्लियर, एंड वन थिंग मोर इज, जो रजिस्ट्रार है कंपनी का, वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर इशू करेगा जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी। मतलब कि अगर मान लो एबीसी कंपनी है तो एबीसी कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सबसे पहले उसने ऑफिशियली उसको इशू कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, और साथ ही साथ वो उसको एक क्या कर देगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देगा उस कंसर्न रजिस्टर्ड कंपनी को भी। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हेयर इज, इफ द डॉक्यूमेंट जो भी हमने दिए हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज वो रिटर्न हो जाते हैं, रिटर्न मतलब कोई रेक्टिफिकेशन करनी होगी उसमें, या कोई चेंजेस करने होंगे, या कोई डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किया था वो अटैच करना होगा। ठीक है, वो अगर डॉक्यूमेंट्स आपके वापस आ जाते हैं रेटिफिकेशन के लिए या रेक्टिफिकेशन के लिए, तो उस केस में आप जो है वो कंपनी जो है क्लेम नहीं कर सकती जो भी फीस उसने पे की है फॉर द इशुएंस ऑफ, फॉर डिमांडिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जो प्रिस्क्राइब फी पे करनी होती है ना सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, वो कंपनी उस अगर उसके डॉक्यूमेंट्स रेटिफिकेशन के लिए रिटर्न हुए हैं फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, तो वो क्लेम नहीं कर सकती उस फी के लिए। क्लियर है, मतलब रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकती एक तरीके से। दिस इज द टॉपिक। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज जो है उसके जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, वो दो तरीकों से भेजे जा सकते हैं, एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। अब ऑनलाइन तरीके से कैसे भेजोगे, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो यहाँ पर हम डिफरेंट स्टेप्स आपको क्लियर आउट करूंगी मैं यहाँ पर कि कैसे आप ऑनलाइन तरीके से वेरियस डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करा सकते हो टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है जो कोई भी बिजनेस या रजिस्टर्ड यूजर है, सबसे पहले तो वो एमसीए पोर्टल पे पहुंचेंगे। एमसीए पोर्टल पे पहुंचने के बाद वो कुछ यूजर नेम और ऑथेंटिकेशन डिटेल्स, जैसे आप जीमेल आईडी पे लॉगिन करते हो तो सबसे पहले जीमेल खोलते हो, जीमेल खोलने के बाद आप उसमें यूजर नेम, ठीक है, और पासवर्ड डालते हो। तो सेम चीज यहाँ पर करनी है, कोई भी बिजनेस या रजिस्टर्ड यूजर है वो क्या करेगा, सबसे पहले एमसी पोर्टल ओपन करेगा, उसमें यूजर नेम और अपनी जो ऑथेंटिकेशन डिटेल्स होती है वो एंटर करेगा। ठीक है, उसको एंटर करने के बाद एक वेब पेज ओपन होगा। वेब पेज ओपन होने के बाद आपको उसमें कंपनी को क्या करना है, ई फॉर्म ढूंढना है,
फ्रॉम वेरियस पॉपअप लिस्ट, ठीक है, जो वेरियस पॉपअप लिस्ट आएगी या मेन्यू आएगा तो उसमें से आपको ई फॉर्म जो है वो चूज करना है, और वो कहाँ से मिलेगा, ई फॉर्म टैब से। क्लियर। एंड थर्ड पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को प्रोसीजर क्लियर नहीं हो रहे हैं कि किस तरीके से हमें एमसीए पोर्टल पे काम करना है और किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजेंगे, कौन सा फॉर्म एक तरीके से हमें चूज करना है, तो उसके लिए हम हेल्प ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मेन्यू में हेल्प ऑप्शन होगा तो उसमें हम क्लिक करेंगे तो इजीली हमें पता चल जाएगा कि हमें नेक्स्ट क्या करना है उस फॉर्म में। Now the next point is the user can then fill the appropriate e-form for the services required. अगर वो assess कर लेता है easily e-form, मतलब e-form टैब से e-form कैटेगरी वाइज e-form ढूंढ लेता है, तो अब वो उसको क्या कर सकता है, appropriate e-form को fill कर सकता है जो भी इसको services required है। लेकिन वहाँ एक ऑप्शन होता है प्रीफिल फैसिलिटी का, e-form में प्रीफिल फैसिलिटी का ऑप्शन होता है। उसमें क्या होता है, अगर आप कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर जो है एक तरीके से एंटर करते हो उसमें, तो जो आपकी डिटेल्स है, नेम एड्रेस ऑफ द कंपनी, वो अपने आप ही प्रीफिल हो जाता है, मतलब सिस्टम में ऑटोमेटिकली वो फिल कर देता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं द यूजर अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स टू द ई फॉर्म भरने के बाद, फिल आउट करने के बाद आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज द यूजर मे अवेल द प्री स्क्रूटनी सर्विस ऑफ द ई फॉर्म। ई फॉर्म आपको प्री स्क्रूटनी सर्विस भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं उनको वेरीफाई भी कर देगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज हुई है, इनएडिक्वेसीज हुई, तो वो आपको साइड बाय साइड इन्फॉर्म कर देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स गलत है या ये चीज रिक्वायर्ड है एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्टेप the applicant or representative of the applicant will then submit the duly signed document electronically. Now हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू एक तरीके से वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच किए हैं विद द ई फॉर्म, वो हम क्या कर देंगे, बेसिकली सबमिट कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में ये कहना चाह रहा है द सिस्टम विल कैलकुलेट द फी इंक्लूडिंग द लेट पेमेंट फीस इफ एप्लीकेबल। अब आपके जो ड्यूली साइंड डॉक्यूमेंट्स हैं विद द अटैच विद द ई फॉर्म, वो एक तरीके से सबमिट होगी। अब आपको क्या फी पे करना है, फी पे करनी है। फी पे करने के लिए आपको डिफरेंट ऑप्शंस वहां पर दिए होंगे। ठीक है। डिफरेंट एक तरीके से कह सकते हो आपकी अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म वहां पर बताया होगा, इलेक्ट्रॉनिक ही करने हैं, ट्रेडिशनल मीन्स यूज करने हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अगर यूज करना है तो क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप पे कर सकते हो। ट्रेडिशनल मीन्स के लिए आपको बैंक काउंटर पे जाएगा, वो बेसिकली वहां पर एक चालान जनरेट होता है और उस चालान के थ्रू ही आपको पेमेंट करनी पड़ती है, थ्रू कैश और चेक। ठीक है। तो यहाँ पर अगर लेट फीस हुई तो लेट फी भी वो ऐड करके बता देगा। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पेमेंट विल एक्सक्लूसिवली कंफर्म फॉर ऑल ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग पेमेंट गेटवेज। मतलब बेसिकली आप यहाँ पर डिफरेंट जो भी आपको पेमेंट करनी है फीस की, तो आप पे कर सकते हो और उनको कंफर्म भी कर सकते हो, एक तरीके से चेक भी कर सकते हो डिफरेंट ट्रांजेक्शन को जो भी हुई है थ्रू द पेमेंट गेटवेज। ठीक है। In the next point, acceptance or rejection of any transaction will be explicitly communicated to the applicant, including facility to print a receipt for a successful transaction. कहने का ये मतलब है अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या बैंक के थ्रू पेमेंट करते हो तो आपको की जो एक्सेप्शन या रिजेक्शन है वो आपको एक तरीके से स्पष्ट रूप से कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अगर बैंक के थ्रू आप भी कभी भी पेमेंट करते हो या एटीएम भी अगर आप यूज करते हो तो आपके अगर पैसे डिडक्ट होते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है। ठीक है। तो सेम चीज यहाँ भी है कि एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की जो भी हुई है ट्रांजेक्शन की, वो आपको अल्टीमेटली जो है स्पष्ट रूप से बता दी जाएगी, एक्सप्लिसिटली आपको कम्युनिकेट कर दी जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट है MC21 will provide a unique transaction number which can be used by the applicant for inquiring the status pertaining to that transaction. इन केस आपने ट्रांजेक्शन की है, मतलब आपने पेमेंट भी पे कर दी और डॉक्यूमेंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को भेज दिए, तो आपकी ट्रांजेक्शन भी हुई है, यानी आपने इतनी पेमेंट करी है, तो उसकी अगर आपने इंक्वायरी करनी है तो MCA21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21 एक यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर देता है। यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर से आप असेस कर सकते हो कि कितने की पेमेंट हुई है, या मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो वो किस तरीके से हुई है, क्या मोड यूज हुआ है बेसिकली। ठीक है। आपको कंफर्मेशन भी मिल सकती है इसके थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में फाइलिंग विल बी कंप्लीट ओनली व्हेन द नेसेसरी पेमेंट्स आर मेड। अभी पिछले उसमें भी मैंने बोला है कि डॉक्यूमेंट्स अटैच होने के बाद एक
फी पे करने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि जो आपका पूरा स्टेप्स हैं वो फॉलो करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अटैच होने के बाद ई फॉर्म के साथ आपको एक रिक्वायर्ड फी पे करनी पड़ेगी। रिक्वायर्ड फी करने के बाद आपका जो भी फाइलिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और पेमेंट जब होगी तभी आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ फिल करने से ही काम नहीं चलेगा, पेमेंट करोगे फीस की, उसके बाद से प्रोसीजर स्टार्ट होगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज उनको एक तरीके से बाद में एग्जामिन करेगा, अगर उसने पूरा स्टेटस चेक कर लिया है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर लिए हैं और एक तरीके से आपने पेमेंट भी कर चुके हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में, in case of rejection helpful remedial tips will be provided to the applicants। मतलब अगर इन केस रिजेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की तो आपको बताया जाएगा कि आपने ये काम नहीं किया था जो करना चाहिए था, ठीक है। मतलब एक तरीके से आपको कह सकते हैं कि रेमेडियल टिप्स वो प्रोवाइड करेंगे टू द एप्लीकेंट। नेक्स्ट पॉइंट में, द एप्लीकेंट विल बी प्रोवाइडेड एन एक्नॉलेजमेंट थ्रू ईमेल और अल्टरनेटिवली दे कैन चेक द एमसीए पोर्टल। अब दो तरीके हैं, एक तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कंपनी से, जो सॉरी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से जो एक्नॉलेजमेंट मिलती है उसको आप चेक कर सकते हो एक तरीके से। या तो ईमेल आएगी आपके पास कि आप जो है एक तरीके से रजिस्टर्ड हो गए हो, या आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ने एग्जामिन कर लिए और सब पूरे हैं, ठीक है। या फिर आप चेक कर सकते हो एमसीई पोर्टल पर, ठीक है। अपना यूजर आईडी और जो डिटेल्स हैं पासवर्ड वगैरह वो डालकर आप चेक कर सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करके आपने भेजे थे, जो आपने रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन डाली थी कि मुझे इशू ऑफ मेरी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, तो वो मिल गया है या नहीं मिला है, तो वो एमसीए पोर्टल के थ्रू आप चेक करोगे, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ईमेल के थ्रू एक्नॉलेजमेंट हो जाएगी आपको पूरे प्रोसेस की, और दूसरी एमसीए पोर्टल के थ्रू, ठीक है। कितने स्टेप्स हो गए और कितने बाकी, क्लियर। नेक्स्ट कम्स व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। जब भी प्राइवेट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में किया कि एक कंपनी के लिए जब भी रजिस्ट्रेशन होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं, तो उसके मैंने अभी ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में 15 स्टेप्स आपको बताए, तो सेम यहाँ पर भी यूज होंगे प्राइवेट कंपनी में, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं प्राइवेट कंपनीज के लिए। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, जैसे कि जो सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम होती हैं, पब्लिक कंपनी में 7 पर्सन की जरूरत होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ओनली 2 सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम्स आर नेसेसरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें फॉर्म नंबर 29 जो कि पब्लिक कंपनी में यूज होता है, मतलब जिसकी फॉर्म नंबर 29 की जो एप्लीकेशंस होती हैं या एक तरीके से कह सकते हो आप यूज होता है, वो पब्लिक कंपनीज में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट कंपनी। तो यहाँ पर एक तरीके से फॉर्म नंबर 29 रिक्वायर्ड नहीं है टू बी फाइल्ड, उसको फिल करना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। थर्ड वन इज रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विद द रजिस्ट्रार इज मैंडेटरी। मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो रजिस्ट्रार के साथ कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसको रजिस्टर कराना मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द कंपनी शुड केयरफुली अबाइड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 व्हाइल प्रिपेयरिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मतलब यहाँ पर कंपनीज जो सर्टेन प्रोविजन है सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के, जब भी वो मेमोरेंडम या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है तो वो प्रोविजंस जो है प्रॉपरली फॉलो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है तो उसके कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो वो पॉजिटिव चेंजेस क्या हैं, तो फर्स्ट वन इज आफ्टर रिसीविंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी क्या है, एक इनकॉर्पोरेटेड बॉडी बन जाती है। दूसरी चीज, हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को कोर्ट में एज अ प्रूफ सबमिट करा सकते हैं कि हाँ कंपनी हमारी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया है, और साथ ही साथ एग्जिस्टेंस में आने के बाद उसकी जो एक तरीके से कह सकते हो कि एंटिटी है वो सेपरेट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब एक कंपनी जो है वो सेपरेट बोली जाती है फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अब कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है तो खुद तो साइन कर नहीं सकती, तो उसको एक सील इशू की जाती है, एक स्टैम्प इशू की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी, ये चेंजेस जो है कंपनी में कब आते हैं, जब वो एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है।
नेक्स्ट इज जो एग्जिस्टेंस है कंपनी की वो परमानेंट हो जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया मतलब वो आप अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती है, तो वो यहाँ पर क्या हुआ कि वो परमानेंट बन जाएगी। इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट के बाद जो मेमोरेंडम और आर्टिकल हैं कंपनी के, उनका काम शुरू हो जाता है। मेमोरेंडम में मैंने अभी बताया था आपको पिछले टॉपिक में कि हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के एक्टिविटीज बताई होती हैं, क्लियर। तो यानी अब मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का काम शुरू हो गया, और यहाँ पर मेमोरेंडम और आर्टिकल हमारी कंपनी को और उसके मेंबर्स को एक तरीके से कंट्रोल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कंपनी गेट्स द पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। कहने का ये मतलब है इस पॉइंट में कि कंपनी के पास पावर आ जाती है कि कोई वो कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भी, उनके लिए भी ट्रांजेक्शन्स कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साथ ही साथ कोई उस कंपनी के खिलाफ केस भी कर सकता है अगर उसने कोई फ्रॉड किया है, या उसको एक तरीके से कहीं से फ्रॉड मिला है, मतलब एक किसी ने उसको चीट किया है कंपनी को, तो उसके खिलाफ भी कोर्ट में केस कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट आता है द प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस इमीडिएटली ऑन गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं बेसिकली वो अपना बिजनेस सेकंड स्टेप जो होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज का, यानी रजिस्ट्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, यानी यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। तो यहाँ ये जो सेकंड स्टेज है बेसिकली, यहाँ प्राइवेट कंपनीज अपना काम स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं। पब्लिक कंपनी कब काम स्टार्ट करेगी, कब एग्जिस्टेंस में आएगी, जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लियर। Next and the last topic of this chapter is certificate of incorporation, a conclusive evidence. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में इस वीडियो में ही हमने प्रीवियस टॉपिक्स में बहुत कुछ पढ़ा है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, एक तरीके से आपकी कंपनी को अगर एग्जिस्टेंस में आना है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कंपनी की एग्जिस्टेंस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही पता चलती है। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता कौन है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज हमसे पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगती है कि हमें पूरे डॉक्यूमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट कराने होते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज, और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज हमें इशू करता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आफ्टर एग्जामिनिंग ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर वो फुली सेटिस्फाई हो गया तो वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देगा, ठीक है। अब आती है बात, यहाँ टॉपिक थोड़ा सा अलग है, वो ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में बात की गई है, लेकिन एक वर्ड ऐड हो गया है, अ कंक्लूसिव एविडेंस। मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को हम कंक्लूसिव एविडेंस कब मानेंगे, ठीक है। एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस है या नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ड यूज हुआ है कंक्लूसिव एविडेंस। तो कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस ये कहता है कि जो रजिस्ट्रार है ऑफ कंपनीज है, उन्होंने हमें जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, वो जो दिया है वो आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो हमने सबमिट कराए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद उसने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है। तो एक तरीके से जो सर्टिफिकेट है वो प्रूफ है हमारी एग्जिस्टेंस का, ठीक है। और यही प्रूफ और यही जो सर्टिफिकेट है ये एक तरीके से कंक्लूसिव एविडेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आर्टिकल और मेमोरेंडम की बात करें, तो आर्टिकल और मेमोरेंडम हमने पूरे अच्छे से बनाए हैं, यानी एज पर द कंपनीज के जो प्रोविजन है, कंपनीज एक्ट के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं, और पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ हमने वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराए थे। तो एक बार अगर हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ग्रांट हो गया, तो जो इरेगुलरिटीज उसमें आई हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हो इफ एनी इरेगुलरिटी कम इनटू लाइट आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अगर कोई इरेगुलरिटी सामने आई है तो जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी यहाँ पर जो रजिस्ट्रार है उसने पूरी देख परख कर ही हमें वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया था। तो यहाँ उसके बाद अगर कोई इरेगुलरिटी आती है, जैसे मान लो जो सिग्नेटरीज थी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, वो पब्लिक कंपनी में 7 ना होके 6 थी, बट हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स में फेर बदल करके हमने उनको दिखा दिया,
रजिस्टर ऑफ कंपनीज को, मतलब हमने झूठ बोला एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई रेगुलरिटी आती है आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट, तो कंपनी के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि जो डेट है ऑन अपियरिंग ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसको भी कंक्लूसिव माना जाएगा, चाहे वो रॉन्ग हो। ठीक है, और जो उसकी वैलिडिटी है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, उसके ऊपर भी कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। ठीक है, साथ ही साथ if a certificate of incorporation is granted to the company, will not make the object of company legal if they otherwise illegal। कहने का ये मतलब है कि अगर कंपनी जो है उसके इलीगल ऑब्जेक्टिव्स थे और उसको सर्टिफिकेट दे दिया गया और उसको रजिस्टर करा दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलीगल ऑब्जेक्टिव्स लीगल बन जाएंगे आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, बट जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंक्लूसिव रहेगा, और जो लीगल पर्सनालिटी है कंपनी की उसको भी टर्मिनेट नहीं कर सकते, या उसको उस सर्टिफिकेट को भी हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी, एज पर रीसेंट इंफॉर्मेशन जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं रहा है, इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस इन इंडिया, बिकॉज यहाँ पर अब इंडिया में जो कंपनीज इंडिया में रजिस्टर्ड हैं वो उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर चैलेंज, उनकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि इट कैन बी चैलेंज नाउ इन केस ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया। जो भी कंपनीज इंडिया में रजिस्टर हैं एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, तो उनकी एग्जिस्टेंस पे अगर कोई इरेगुलरिटी मिलती है आफ्टर द इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उनके ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। Clear? Hope you have understood this topic. That's all for today. If you have any query, you may ask. Thank you.